हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हम अपने लाइव क्लासेस में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं उन्हें पता होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कॉल करें और हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ें। देखिए, लाइव क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक तक पढ़ लिया है, तो यानी कि अब जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें जेनेटिक कोड टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि लाइव होने वाला था, लेकिन मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप सब देख सकें, तो जेनेटिक कोड टॉपिक को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक से खुद क्वेश्चन बहुत आता है, और दूसरा ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जेनेटिक कोड को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ट्रांसलेशन समझना बहुत इजी हो जाता है। और सिर्फ इजी नहीं, ये समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर जेनेटिक कोड आप नहीं समझेंगे तो ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और जेनेटिक कोड को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें पुरानी कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि डीएनए से डीएनए हमने बनाया, फिर डीएनए से हमने एमआरएनए बनाया, और उस एमआरएनए से हमने प्रोटीन्स बना लिया। देखिएगा, डीएनए से डीएनए के बनाने के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। डीएनए से एमआरएनए के बनाने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। अब एमआरएनए से हमें प्रोटीन्स बनाना है, यानी कि हमें ट्रांसलेशन देखना है। ठीक है, अब देखिएगा, इस सीक्वेंस से ये जो एक इक्वेशन यहाँ लिखी है या फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं, यहाँ आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो हम इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रोटीन डीएनए बना रहा है, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है आरएनए से और आरएनए बन रहा है डीएनए से। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड्स से। ठीक है, ये प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक, ये अमीनो एसिड से बने होते हैं, यानी कि जो हमारा मेन फोकस प्रोटीन बनाने पे है, वो अब प्रोटीन बनाने से मेन फोकस अमीनो एसिड्स बनाने पे होना चाहिए। क्योंकि एक बार हम लोगों ने डीएनए से अमीनो एसिड बना लिया तो इन्हीं अमीनो एसिड से हम क्या कर लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस अब कहाँ है? अमीनो एसिड्स पर है। एक बार अमीनो एसिड बना लो फिर तो प्रोटीन बन ही जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये बने होते हैं जेनेटिक कोड से। बेसिकली जेनेटिक कोड से बने होने का मतलब है कि हर अमीनो एसिड्स के लिए कोई ना कोई जेनेटिक कोड होता है जो इन अमीनो एसिड्स को बनाता है। ठीक है, और टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? तो टोटल 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी हमारा मेन फोकस है इन 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए। ठीक है, हर अमीनो एसिड कोई ना कोई जेनेटिक कोड से बना हुआ है, यानी कि हमें इस जेनेटिक कोड को क्रैक कर लेना है। एक बार ये जेनेटिक कोड हमारे हाथ लग गई तो इस जेनेटिक कोड से हम अमीनो एसिड्स बना लेंगे, और एक बार अमीनो एसिड बन गया फिर तो प्रोटीन बन ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, टोटल कितने अमीनो एसिड हैं? 20 अमीनो एसिड। एक बात, ये प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बना होता है? ये प्रोटीन जो है ये बना होता है मिनिमम 50 अमीनो एसिड्स से। एक प्रोटीन को बनाने के लिए हमें मिनिमम 50 अमीनो एसिड्स चाहिए। आगे तो आप 100 अमीनो एसिड लगा दें, 200 लगा दें, 1000 लगा दें, वो बात अलग है, लेकिन मिनिमम 50 अमीनो एसिड्स हमें चाहिए। यहाँ कितने हैं? 20 अमीनो एसिड। तो ये 20 अमीनो एसिड्स नहीं है, ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं। ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को हम लाइन से लगाते हैं
और 50 अमीनो एसिड की चेन बनाते हैं। मतलब 20 अमीनो एसिड को लाइन में लगाएंगे तो 50 अमीनो एसिड का चेन कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है, कुछ अमीनो एसिड्स रिपीट होंगे। 20 अमीनो एसिड लगाया हमने, फिर कुछ अमीनो एसिड्स को रिपीट कर दिया, फिर कुछ अमीनो एसिड्स को रिपीट कर दिया, करते करते 50 अमीनो एसिड्स का हमने पूरा एक चेन बना लिया। ठीक है, और इस अमीनो एसिड्स के पूरे चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से होता है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि ये एक अमीनो एसिड, फिर एक अमीनो एसिड, फिर एक अमीनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ऐसे करते करते ये चलता जा रहा है। और हर अमीनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। हर 2 अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए इस पूरे चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी चेन किससे बनी हुई है? पेप्टाइड बॉन्ड से बनी हुई है। क्योंकि बेसिकली ये चेन बना कैसे है? अमीनो एसिड से तो बना है, लेकिन इन अमीनो एसिड्स को एक दूसरे से जोड़ के किसने रखा है? पेप्टाइड बॉन्ड ने जोड़ के रखा हुआ है। यानी कि अमीनो एसिड्स को एक लाइन में किसने खड़ा किया हुआ है? इस पेप्टाइड बॉन्ड ने खड़ा किया हुआ है। ये पेप्टाइड बॉन्ड ना होता तो अमीनो एसिड्स की चेन ना बन पाती। यानी कि इस अमीनो एसिड्स के चेन के बनने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमें समझ में आ गया। अब देखिए, फिर दोबारा आते हैं, हमारा फोकस किस पे है? प्रोटीन बनवाने पे है। और प्रोटीन बनवाने के लिए हमारा फोकस किस पे है? एमिनो एसिड्स पे। ठीक, हमें क्या बनवाना है? एमिनो एसिड बनवाना है। और अमीनो एसिड्स बना होता है जेनेटिक कोड से। यानी कि हमें क्या चाहिए? जेनेटिक कोड चाहिए। केवल एक बात याद रखें, हमें क्या चाहिए? जेनेटिक कोड चाहिए। एक बार जेनेटिक कोड मिल जाएगा, फिर अमीनो एसिड बनवा लेंगे हम। अब देखो, जेनेटिक कोड कहाँ से आएगा? हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। तो किससे बना हुआ है? नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ है। ये नाइट्रोजनस बेस 4 तरह के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो 4 तरह के होते हैं, ए, टी, जी, सी। एडेनिन, थायमिन, ग्वानोसिन और ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 तरह के क्या है? नाइट्रोजनस बेस। जब ये नाइट्रोजनस बेस आरएनए में आता है, कॉपी होता है, तो बाकी तो सारी चीजें वैसी रह जाती हैं, बस एक फर्क आ जाता है। क्या? ग्वानिन के जगह पे साइटोसिन आ जाता है, साइटोसिन के जगह पे ग्वानिन आ जाता है, थायमिन के जगह पे एडेनिन, लेकिन एडेनिन के जगह पे थायमिन नहीं आके यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ए के जगह पे यू, टी के जगह पे ए, जी के जगह पे सी, सी की जगह, मतलब बेसिकली थायमिन के जगह पे वहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस थायमिन नहीं है, यहाँ पे यूरेसिल है। अब देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ये आरएनए है और इस आरएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। अब इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेस से हमें क्या बनाना है? जेनेटिक कोड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, ये तो पता था, लेकिन अमीनो एसिड्स बना होता है जेनेटिक कोड से, ये बात हमें नहीं पता था। ठीक है, इस बात को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आ गए। ठीक है, 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा जेनेटिक कोड के लिए। पहले साइंटिस्ट का नाम है नीरेनबर्ग, दूसरे का नाम है मैथाई और तीसरे का नाम है एच.जी. खुराना। इन
3 साइंटिस्ट ने मिलके जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया, जेनेटिक कोड के पूरे कॉन्सेप्ट को हमें बताया। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन तीनों साइंटिस्ट ने ये पूरा जेनेटिक कोड हमें बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सवाल ये हुआ कि जेनेटिक कोड अमीनो एसिड्स बनाता है और टोटल अमीनो एसिड हमें कितने बनाने हैं? 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स बनाने हैं। यानी कि इन 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स बनाने के लिए 20 अलग अलग तरह के जेनेटिक कोड भी होने चाहिए, क्योंकि हर जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड बनाता है। तो अगर हमें 20 अमीनो एसिड बनाने हैं तो 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए। ये बात सही है। अब देखिएगा, हमारे पास टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? 4। इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे हमें जेनेटिक कोड बनाना है। ठीक है, क्योंकि कुल मिला के हमें इस आरएनए से ही तो प्रोटीन बनाना है, यानी आरएनए से अमीनो एसिड्स बनाना है, यानी कि इस आरएनए से हमें जेनेटिक कोड बनाना है। क्योंकि सारा खेल इस आरएनए का ही है। यही आरएनए अब जो भी करेगा वो ये आरएनए ही करेगा, क्योंकि इसी आरएनए का ट्रांसलेशन होता है। तो यही आरएनए हमें प्रोटीन देगा, यानी कि इसी आरएनए से हमें जेनेटिक कोड निकालना है। लेकिन इस आरएनए के पास क्या है? ये 4 अलग अलग तरह के नाइट्रोजनस बेस, यानी कि सीधी बात है, यही 4 अलग अलग नाइट्रोजनस बेस है जो हमें जेनेटिक कोड देंगे। अब देखिएगा, ये 4 अलग अलग नाइट्रोजनस बेस हैं हमारे पास, जेनेटिक कोड की हम बात कर रहे हैं, और ये 4 अलग अलग तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं U A G C। ये 4 नाइट्रोजनस बेस है, हमें क्या बनाना है? जेनेटिक कोड बनाना है। और ध्यान रखेंगे, जेनेटिक कोड कितने बनाने होंगे हम लोगों को? मिनिमम 20 जेनेटिक कोड तो बनाने ही होंगे, क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स बनाना है। तो देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा बोला गया कि हर नाइट्रोजनस बेस को एक एक कोड मान लो। भाई जो कोड है वो एक नाइट्रोजनस बेस से भी बन सकता है, 2 नाइट्रोजनस बेस से भी मिलके बन सकता है, और 3 नाइट्रोजनस बेस से भी मिलके बन सकता है, 4 नाइट्रोजनस बेस से भी मिलके बन सकता है। तो पहले अटेम्प्ट में ये देखा गया कि चलो एक काम करते हैं, एक एक नाइट्रोजनस बेस को एक एक जेनेटिक कोड मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बोला गया सिंगलेट कोडॉन, यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस एक कोड मान लो। उसी तरह U को अगर हम मान ले एक कोड, तो एक कोड ये मिल गया U, दूसरा कोड मिल गया A, तीसरा G और तीसरा C। 4 कोड मिल गए U A G C। लेकिन हमें बनाने कितने अमीनो एसिड हैं? 20। यहाँ कितने कोड मिले? 4। तो यार 4 कोड से 20 अमीनो एसिड तो बनेगा ना, 4 कोड से 4 अमीनो एसिड बनेगा। तो जो पहला अटेम्प्ट था सिंगलेट कोडॉन का, वो तो फेल हो गया। तो दूसरा अटेम्प्ट बोले एक काम करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं डबलेट कोडॉन। भाई एक नाइट्रोजनस बेस को कोडॉन माने, उससे तो काम नहीं चला, अब 2 नाइट्रोजनस बेस को कोड मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जैसे कि 4 की पावर 1 हमने यहाँ पर किया, क्योंकि 4 नाइट्रोजनस बेस है, सबको एक बार यूज कर रहे हैं, तो टोटल 4 कोड मिले। अब बोला गया कि 2 यूज कर लो, यानी कि 4 नाइट्रोजनस बेस को 2 के हिसाब से यूज करें, तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, 16 कोड आ जाएंगे। और ये कैसे आ जाएंगे थोड़ा सा आपको बताते हैं हम। ये 4 हैं U A G C, इसको 2 यूज कर लीजिए, U U U A U G U C। ठीक, ये U के रेफरेंस में 4 बन गया, A के रेफरेंस में A A A U A G A C। उसी तरह G के रेफरेंस में, C के रेफरेंस में, चारों के रेफरेंस में बनाते जाएंगे तो 4 4 बन जाएंगे, यानी कि टोटल 16 बन जाएंगे। ठीक,
एक बात तो ये हो गई। तो लोग बोले यार कितने कोड मिलेगा हमें, 16 मिल गए। अमीनो एसिड्स कितने बनाने थे, 20। काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिनिमम 20 कोड तो चाहिए ही 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि अब तीसरा कॉन्सेप्ट आया जिसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। बोलेगी यार एक करके देखे तो 4 ही बना, उससे काम चला नहीं। 2 करके देख लिए तो 16 बना, उससे भी काम नहीं चला, ये भी फेल हो गया। तो अब एक काम करते हैं, 3 लेके चलते हैं, यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 4 की पावर 3 कर लेते हैं, यानी कि 4 × 4 × 4, ये आ जाएगा टोटल 64 कोडॉन। हमें कितने कोडॉन की जरूरत है, 20। कितने मिल गए, 64। ज़्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं मिलने चाहिए। तो चाहिए था 20, मिल गए 64, यानी कि जितना नीड है उससे ज़्यादा मिल गया। यानी कि जो कोड है वो ट्रिपलेट हैं, हर एक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनता है। इसीलिए जब ट्रिपलेट कोड की बात आई तो समझ में आ गया भैया 64 कोड बन जाएगा और हमें तो चाहिए 20, तो हमारा काम हो जाएगा। जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही मिल रहा हमें। ठीक है, लेकिन आपको अब एक चीज़ आया होगा कि यार एक बात आप बताइए कि आपने बोला एक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, यहाँ तो 64 अमीनो एसिड 64 कोड है, तो ये तो 64 अमीनो एसिड को कोड कर देगा, हमें तो 20 ही बनाने हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, एक कोड एक अमीनो एसिड को बना रहा है, यानी कि 64 कोड 64 अमीनो एसिड बना देगा। लेकिन हमें क्या करना है, 64 कोड से 20 अमीनो एसिड बनाना है। इसका मतलब कई ऐसे कोड होंगे जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, क्योंकि सब अगर अलग अलग अमीनो एसिड को कोड कर देंगे तो 64 अमीनो एसिड बन जाएगा, लेकिन हमें तो 20 ही बनाने हैं ना। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी कोड होंगे जो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। एक कोड एक अमीनो एसिड को, दूसरा कोड उसी अमीनो एसिड को। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये फर्स्ट कोड है, ये अमीनो एसिड A1 बना रहा है, सेकंड कोड ये भी AA1 ही बना रहा है, थर्ड कोड ये भी AA1 ही बना रहा है। यानी कई ऐसे कोड हैं जो एक ही अमीनो एसिड को बना रहे हैं, तो फिर आराम से 64 से 20 बन जाएगा। लेकिन जनरली होता यही है कि एक अमीनो एसिड एक को कोड करता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। एक चीज़ हमें समझ में आ गया है, वो ये है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मिनिमम एक कोड तो हमें चाहिए। हमें 64 मिल चुके हैं, हमारा नीड खत्म हो चुका है। और ये 64 कब मिला, ये 64 तब मिला जब हमने 4 की पावर 3 वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ किया, यानी कि हर कोड 3 नाइट्रोजनस बेस से बनता है। ये तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोडॉन्स की। पहला जो हम देख चुके हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। हर कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है, ये पहला प्रॉपर्टी। इसे लिख सकते हैं आप, ईच कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा चीज, नॉन एम्बिगुअस, या कहते हैं स्पेसिफिक कोडॉन। इसका मतलब ईच कोडॉन इज स्पेसिफिक इन नेचर। हर कोडॉन स्पेसिफिक है अपने अमीनो एसिड के लिए। मतलब एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, दूसरा अमीनो एसिड दूसरा कोडॉन दूसरा अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिएगा,
नॉन एम्बिगुअस और स्पेसिफिक कोडॉन का मतलब है कि हर कोडॉन स्पेसिफिक है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, दूसरा अमीनो एसिड दूसरा कोडॉन दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड, दूसरा कोडॉन दूसरा अमीनो एसिड। लेकिन देखिए, एक कोडॉन है GUG, ये वैलीन के लिए भी कोड करता है और मिथियोनीन के लिए भी कोड करता है। आपको बता दें, वैलीन और मिथियोनीन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड्स। तो GUG वो कोड है जो वैलीन के लिए भी कोड कर रहा है और मिथियोनीन के लिए भी कर रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि कोडॉन क्या है, स्पेसिफिक है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। यहाँ तो एक कोडॉन दो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, पूछता भी है इसीलिए जो कि एक्सेप्शन है। तीसरा देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन। अब एक ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन बता रहे हैं, वो ये है कि एक कोडॉन अगर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, मैं ये लाइन बोला आपसे कि एक कोडॉन कोड करता है एक अमीनो एसिड को, तो इसी लाइन को उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक अमीनो एसिड को एक कोडॉन कोड करता है, मतलब एक अमीनो एसिड एक कोडॉन से कोड होता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मुझसे पढ़ते हैं, दोनों लाइन सेम है, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये मेरे रेफरेंस में है, आप मुझसे पढ़ते हैं, ये आपके रेफरेंस में। सेम, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये कोडॉन के रेफरेंस में है। एक अमीनो एसिड एक कोडॉन के द्वारा कोड होता है, ये अमीनो एसिड्स के रेफरेंस में है। ठीक, तो डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन का मतलब ये है कि होना तो यही चाहिए कि इस एक अमीनो एसिड को केवल एक ही कोडॉन कोड करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनको, मान लो ये एक वो अमीनो एसिड है जिसको सेकंड कोडॉन भी कोड कर रहा है, इसी अमीनो एसिड को थर्ड कोडॉन भी कोड कर रहा है, इसे कहते हैं डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन। यानी कि एक ही अमीनो एसिड को कई सारे कोडॉन कोड करते हैं। ठीक है, याद रखिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अर्जिनिन है, ल्यूसीन है, इनको 6 कोडॉन कोड करते हैं। अर्जिनिन वो अमीनो एसिड है जिसको 6 अलग अलग तरह के कोडॉन कोड करते हैं, और ऐसा तो होना भी पड़ेगा ना, क्योंकि 64 कोडॉन है, हमें 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है कई ऐसे कोडॉन होंगे जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे, इसको याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन। ठीक है, इसका मतलब ये है, वन एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं ल्यूसीन, अर्जिनिन, ये सब 6 कोड से कोड होते हैं, अलग अलग 6 कोड से। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, ये है कॉमा लेस नेचर, मतलब कि जो कोडॉन है वो कंटिन्यूअस होता है। देखिए कहीं बीच में कॉमा या कोई भी सिंबल ऐसा नहीं लगा है, जब हम लिखते हैं उसे कंटिन्यूअस लिखते हैं, ये बताने के लिए है। ठीक है, अच्छा अगली बात देखिएगा आप, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सल कोडॉन। कोडॉन कैसे होते हैं, यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। मतलब इसका क्या हम आपको बोले कि GUG जो है वो वैलीन को कोड कर रहा है। ठीक है, GUG क्या कर रहा है, वैलीन को कोड कर रहा है, GUG मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। ठीक है, GUG वैलीन को कोड कर रहा है, GUG मिथ्योनिन कोड कर रहा है। किसमें, मुझ में। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर GUG जाएगा तो वहां भी वैलीन और मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। यही GUG किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो वहां भी वैलीन और मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। यानी कि हर कोडॉन यूनिवर्सल है, यानी कि ये कोडॉन कहीं भी चला जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में चला जाए तो क्या करेगा, वो उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा जो अमीनो एसिड को कोड करने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। भाई हम जानते हैं GUG वैलीन और मिथ्योनिन को कोड करता है, तो हर ऑर्गेनिज्म में GUG वैलीन और मिथ्योनिन को ही कोड करेगा, ये किसी और को कोड नहीं करेगा।
इसे कहते हैं यूनिवर्सल कोडॉन। ठीक, दो लास्ट पॉइंट है, ठीक है। छठवां पॉइंट है इनिशिएशन कोडॉन, और सातवां पॉइंट है स्टॉप कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन वो है जो फर्स्ट अमीनो एसिड को कोड करेगा। भाई किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स की पूरी चेन चाहिए, और हर अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर प्रोटीन लाइन से लगे हुए अमीनो एसिड से बनता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक प्रोटीन है जिसको 50 अमीनो एसिड बना रहे हैं, तो उन 50 अमीनो एसिड में कोई तो पहला अमीनो एसिड होगा ना। एक प्रोटीन 50 अमीनो एसिड से बना है, तो कोई ऐसा पहला अमीनो एसिड भी तो होगा उस सीक्वेंस में। तो ये जो इनिशिएशन कोडॉन है, ये है अपना AUG। ये कोड करता है मिथियोनिन को, और मिथियोनिन क्या है, फर्स्ट अमीनो एसिड्स है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। किसी भी प्रोटीन बनाने के लिए जो पहला अमीनो एसिड आता है वो हमेशा क्या आता है, मिथियोनिन आता है, जिसको कोड कौन करता है, AUG करता है। GUG भी करता है मिथियोनिन को, AUG भी करता है मिथियोनिन को, ठीक है। लेकिन जो AUG कोड कर रहा है मिथियोनिन को, वो यूज होता है फर्स्ट अमीनो एसिड्स के तौर पे, ठीक है। देखिए स्टॉप कोडॉन, जाहिर सी बात है, एक अमीनो एसिड, अगला अमीनो एसिड, अगला अमीनो एसिड, उसके बाद करते करते पूरी सीक्वेंस अमीनो एसिड्स की लगी है। तो जिस तरह पहला अमीनो एसिड इनिशिएशन कोडॉन के द्वारा कोड हो रहा है, उसी तरह लास्ट अमीनो एसिड तो किसी ना किसी से कोड होगा। तो लास्ट अमीनो एसिड कोड होता है स्टॉप कोडॉन से, और ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 तरह के, यहां देख लीजिए। यहां बात कर रहे हैं स्टॉप कोडॉन के बारे में। 3 तरह के होते हैं, UAA, UAG, UGA, UGA, ठीक। और इसको लिखते हैं हम ओखरे, अंबर, ओपल। ये 3 है स्टॉप कोडॉन, जिनका नाम है ये ओखरे, अंबर, ओपल, ये 3 है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टॉप कोडॉन्स हैं, ठीक है, जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में लास्ट अमीनो एसिड को कोड करता है। यानी आप ऐसे समझ लें कि पूरे सीक्वेंस में जो लास्ट कोडॉन आएगा वो स्टॉप कोडॉन आएगा, और स्टॉप कोडॉन पूरे सीक्वेंस को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि हर प्रोटीन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड से बना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रोटीन हूँ और मैं 150 अमीनो एसिड से बना हूँ, तो कोई ना कोई तो वो अमीनो एसिड होगा ना जो 150th नंबर पे खड़ा होगा, 150वां लास्ट अमीनो एसिड। तो ये जो स्टॉप कोडॉन्स हैं, ये उस लास्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जिसके बाद अमीनो एसिड का सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, 150 की सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये स्टॉप कोडॉन ना हो तो अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो सीक्वेंस ना बढ़ता जाए, जितना बड़ा सीक्वेंस हमें चाहिए उतना ही बड़ा सीक्वेंस हमें मिले, इसके लिए ये स्टॉप कोडॉन आते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट जेनेटिक कोड को कवर कर लिया है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, जॉर्ज गेमाउ वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड का टर्म दिया है। जॉर्ज गेमाउ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड को टर्म दिया, ठीक है। एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था। चलिए, तो यही वो टॉपिक है जो हमें आज लाइव क्लास में पढ़ना था, हम लोगों ने आज यहाँ पढ़ लिया है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उससे कॉन्टैक्ट करें। क्लास 12th की कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम तीनों को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग अलग फैकल्टी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।